हेलो नाइन्थ क्लास के निब्बा निब्बी और गिलहरा गिलहरियों, क्या हाल चाल। तो सब बढ़िया ही होगा वैसे। तो चलिए, मैटर इज अवर सराउंडिंग। आज हम अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कैसा जोश है सबके अंदर, अच्छा ही होगा, पेपर आने वाले हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये चैप्टर बहुत इजी है, इससे तुम आसानी से बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैटर क्या होता है, पहली बात तो ये है कि मेरे पास मैटर होता क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ऑक्यूपाई सम स्पेस का मतलब है टेक अप स्पेस। वो थोड़ी सी भी जगह घेर रहा है। अब वो चीटी चाहे 0.0.01 कितने की भी हो, उसका मास चाहे 0.00 कुछ भी हो, पर उसके अंदर मास तो है और वो कुछ जगह भी घेर रही है, तो वो क्या होगा, वो मैटर में कंसिडर होगा, ठीक है। और ये एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, सन, क्लाउड, प्लांट्स, कैट, चेयर, डेस्क, कॉफ़ी, कंप्यूटर, बटरफ्लाई, ग्लासेस, पर्सन, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके लिए सिंपल डेफिनेशन रखी है, टेक अप सम स्पेस, वरना आप ऑक्यूपाई सम स्पेस भी याद कर सकते हो। तो क्या इस दुनिया में जो सब चीज़ है वो क्या मैटर है? नहीं भाई, ऐसे सारी चीज़ें मैटर कैसे हो सकती हैं? ग्रेविटी, टाइम, फीलिंग, ये मैटर थोड़ी है। अब ये मैटर क्यों नहीं है? क्योंकि ना ये हमें ना हम इन्हें फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है, ना इनका कोई मास है, और ना ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं या टेकअप कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैटर नहीं होंगी। अब मैटर भी ना दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। मैटर की दो क्वांटिटी होती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है केमिकल क्वांटिटी। तो केमिकल क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे हम चैप्टर 1 में। अभी हम इसे पढ़ेंगे फिजिकल को, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी ये आ जाता है, बहुत ट्रिकी सी है, बच्चों को तो समझ में नहीं आती, पर हम अच्छे से समझेंगे। जो भी चीज़ मूव कर रही है, जो चीज़ अभी मोशन में है, उसे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जो भी चीज़ मोशन में है उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी इंसान हिल डुल रहा है तो मोशन में है, तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब वो बटरफ्लाई हो, कार हो, या कुछ भी हो, ये काइनेटिक एनर्जी आप फिजिक्स में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे अभी, हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ अ एनर्जी, हमें भी पता हुई है एनर्जी है, दैट ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, अगर वो मूवमेंट हो तो हमें ये काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। तो ये कैसे प्रोसेस होती है, मोशन से होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, मोशन, कोई चीज़ मोशन में है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल की, बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी नहीं होती है, मजाक कर रहा हूँ, दो चार ही होते हैं। देखो, पार्टिकल पार्टिकल ऑफ अ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो हमारे मैटर के पार्टिकल हैं, वो है ना, जो ये मैटर है हमारा, उसके जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। देखो, तुम आए हो भैया स्कूल से, भाग थके आ रहे, मम्मी बना रही है रसोई में छोले भटूरे, तुम हो यहाँ पर, तो उसमें आराम से खुशबू पहुँच जाएगी, है गरम गरम छोले भटूरे बन रहे हैं। बट बट अगर मम्मी छोले भटूरे बना के आराम से 1-2 घंटे तक रख के मम्मी से चली गई लेटने, तुम तब आए हो, तब तुम जब उसके करीब जाओगे तब जाके तुम्हें खुशबू आएगी, वरना खुशबू नहीं आएगी। यही होगा, हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो पार्टिकल है मूव कर रहा है। अब कैसे मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक मिनट रुको ज़रा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, मूविंग ज़्यादा होगी उनके अंदर भी, ठीक है। तो इसका हम ये कह सकते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब पार्टिकल की मूविंग भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो पार्टिकल की मूविंग भी घटेगी, ठीक है। तो इनके अंदर भी मूविंग कर रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया? ठीक है, जो भी चीज़ मूव कर रही है, हमें पार्टिकल मूव कर रहा है हमें पता है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल एक और है ये,
इसका मतलब है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं मेड अप पार्टिकल्स इज टाइनी वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। हमारा जो मैटर है, एक मेटल जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे पूरे एक घर का एक ब्लॉक, घर किससे बना है, एक ईंट से मिलकर बना है। वैसे पार्टिकल भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर भी। उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। उन पार्टिकल को हम कहते हैं एटम्स, है ना। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे उसको हम कुछ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि हमारे जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उफ। तो हमारा सेकंड क्या कहता है, हमारा सेकंड कहता है, एक मेरे को, एक ये तो थर्ड होगा, हमने ये जो पीछे पढ़ा वो सेकंड था, ठीक है। हमारा थर्ड क्या कहता है, हमारा थर्ड कहता है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये कैसे लगाएंगे, ये देखो सिंपल सी एक्टिविटी है। ये एक पानी से भरा हुआ गिलास था, इतना पानी था इसके अंदर, फिर हमने इसके अंदर सॉल्ट, नमक डाली, ठीक है, ठीक है। फिर वो इतना हो गया, है ना। इसे मिलाया मिलाया, फिर से ये इतना रह गया, सॉल्ट भी मिल गई। तो सॉल्ट कहाँ गई भैया, जब इतना ही रह गया तो बड़ा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है जिसमें नमक चली गई। हाँ जी, ऐसे थोड़ी ना गायब हो जाती है, चीनी को मिलाते हैं तो वो गायब हो जाती है, पर उसका वो नहीं बढ़ता, क्या कहते हैं, मतलब वो नहीं बढ़ता ना, क्या कहते हैं, पानी ऊपर तक नहीं आता ना, ज़्यादा बढ़ता नहीं है ना, देखो उतना का उतना ही है ना। इसी एक्टिविटी आपकी आ सकती है, आप ऐसे डायग्राम बना के भी समझा के आ सकते हो, ठीक है। स्पेस में समझ गए। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, हमारी हवा में स्पेस होता है, ठीक है। बता देता हूँ, एयर में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है सॉलिड में। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच ऑथर। अब ये भी बहुत अच्छे से देखो, पार्टिकल के जो मैटर ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कैसे करते हैं भैया, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो सॉलिड है, ठीक है। और पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस है तो वो लिक्विड है, और ज़्यादा स्पेस है तो गैस है, मैंने बताया था ना। तो ज़्यादा स्पेस किस में होता है, गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है ना। तो अब देखो स्पेस का क्या कहेंगे हम, कि स्पेस है सबके बीच में, पर अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं भैया, ये सब ना अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में। सॉलिड में जो होती है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। फिर किसके बीच में होती है, फिर होती है लिक्विड में, लिक्विड तो बीच का ही रह गया, फिर होती है गैस में, ठीक है। ये याद करना है कि किसके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। ये डायग्राम आपको दिखा रहा है किसके बीच में कितनी अट्रैक्शन होती है और किसके बीच में कितना स्पेस भी होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट पे आ जाते हैं अब हम, ये भैया। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हमने बताया था दो तरह के होते हैं, केमिकल, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फिजिकल। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तीन तरह के मैटर होते हैं, अभी हमने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या है, वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। हम अपने बॉडी में ही तो वो तीनों स्टेट देख सकते हैं मैटर की, कि तीन तरह के स्टेट हैं वो कैसी है हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में गैस क्या है, हमारे लंग्स के अंदर एयर जा रही है तो वो गैस हो गया, है ना। और जो हमारी बोन और जो टीथ है, हमारे जो दांत हैं जिनसे हम खाना खाते हैं, वो क्या है, सॉलिड है, वो सॉलिड है। हमारे जो दांत है वो सॉलिड है, ठीक है। ब्लड क्या है, लिक्विड है। और जो हमें लंग्स में एयर जा रही है जिसे हम सांस ले रहे हैं वो क्या है, वो गैस है, ठीक है। समझ में आ गया तीनों का, ये एग्जाम्पल पे लिख के आ सकते हो। अब आ जाते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर पूछा गया डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप ये बता के आओगे ना क्या क्या होता है, जो हमें आंखों से दिख रहा है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है, वो सब बता सकते हो, ठीक है। तो पहले सॉलिड के स्टेट में क्या होता है भैया, सॉलिड है डेफिनेट शेप, उसकी ना डेफिनेट शेप होती है। इसी से एक क्वेश्चन और आता है कि भैया हम तो भैया रबड़ लेते हैं, रबड़ में तो सॉलिड है, उसे खींचते हैं तो बोल उसकी शेप तो चेंज हो जाती है, पर मेरी जान जैसे आप उसे छोड़ते हो तो वो वापस गोल शेप में आ जाता है ना, गोल शेप में।
फिक्स बाउंड्रीज लिखिएगा, फिक्स भी लिख सकते हो। और वो इनकम्प्रेसिबल होता है एक, है ना, इनकम्प्रेसिबल आप कहोगे भैया ऐसे तो हम स्पंज लेके आते हैं, स्पंज पे हवा दबाते हैं, बाद में फिर वो अपनी शेप वापस ले लेता है, उसके अंदर हवा चली जाती है, तो जान वो भी सॉलिड ही है। या ऐसा आ सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे ऐसे करके कि बताओ क्या जो रबड़ है वो है, क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं सॉलिड है और कैसे है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे हो रहा है, तो ये सब आपको समझा के आना होगा। हैव डिफाइंड वॉल्यूम, अब तुम एक बर्फ़ को वैसे देखो हैं, क्या कहते हैं एक बर्फ़ को वो तुम जमा रखे तब भी उतना पानी, और जब वो पिघलेगी तब भी उतना ही पानी होगा। एक गिलास से तुम बर्फ़ को जमाया, बाद में उसे पिघलाया तो उतना ही पानी रहेगा। और आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड पे भी बहुत सिंपल सा है। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो फ्लूइड है, उसकी कोई शेप नहीं है, वो फ्लूइड है, इधर उधर ढलती रहती है, वो लो कंप्रेसिबल है, मतलब जब भी उसे कंप्रेस करने जाते हैं तो वो निकल जाती है ना, वो कम कंप्रेसिबल है ना। उसकी शेप फिक्स नहीं है, बाउंड्री भी फिक्स नहीं है। और हैव डिफाइंड वॉल्यूम, उसकी जो वॉल्यूम है वो डिफाइन रहती है, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स रहती है। उसने कहा सब कुछ भी चाहिए तो मुझ में है क्या, तो उसमें क्या है उसकी, अगर तुम एक कटोरा पानी को गिलास में डालो या गिलास से कटोरे में डालो, पानी तो उतना ही रहेगा, और उसकी शेप भी चेंज होती रहेगी हैं, तो उसकी कोई अपनी शेप नहीं होती है, वो फ्लूइड होती है, वो लॉ कंप्रेसिबल होती है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वो उसके पास क्या होती है, डिफाइंड वॉल्यूम होती है। अब आते हैं गैसेस पे, सब कुछ पता चल रहा है, ये भी फ्लूइड होता है, ठीक है। ये तो बहुत हाई कंप्रेसिबल होता है, गैस को तो मैं यूँ ताली मारते मारते कंप्रेस कर लूँ मैं, है ना। और इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती फिक्स, हमें पता है सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर में हो जाएगा, पहिए में डालोगे पहिए जैसा हो जाएगा। इसकी कोई शेप भी फिक्स नहीं होती, इसकी तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। जब तुम अगर वहाँ से क्या कहते हैं सिलेंडर से निकालोगे तो आधी तो उड़ जाएगी, आधी रह जाएगी कहीं डालोगे तो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लीफाई करके भी दे दिया है कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं स्टेट ऑफ मैटर की। लिक्विड डिफाइन शेप, वॉल्यूम, नॉट फ्लूइड, पार्टिकल क्लोज पैक्ड। क्लोज पैक्ड का मतलब इनके पार्टिकल बहुत अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, हाँ। और इम्प्रेस इनकम्प्रेसिबल, और एक एग्जाम्पल भी दे रखा है चेयर टेबल, ठीक है। और ये लिक्विड का नो डिफाइन शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, ये फ्लूइड है, कैन फ्लूइड, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड, है ना। और लिटिल कंप्रेसिबल, नो डिफाइंड शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, कैन फ्लूइड, पार्टिकल वेरी क्लोजली पैक्ड, ओके, हाईली कंप्रेसिबल, ऑक्सीजन, एयर, वाटर, मिल्क, सब देखा है। अच्छे से आप ले लेना इसको, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ की लिंक भी दे रखी है नीचे, आप डाउनलोड कर लेना। इतना समझ में आ गया स्टेट ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आगे होगा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। तो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन टू वेज। हाँ, तो क्या हम जो है जो है मैटर को फिजिकली चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे फिजिकल की बात चलिए ना, फिजिकली हम मैटर को चेंज कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है कैसे कर सकते हैं, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर कहीं का टेम्परेचर चेंज होगा तो हम कर सकते हैं। पर हमारे टेम्परेचर में भी दो आते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग ऑफ आइस इन अ वाटर एंड बॉइलिंग वाटर फ्रॉम वाटर वेपर। अब देखो ये हमें क्यों बताया जा रहा है, ये हमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के लिए बताया जा रहा है मेन, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। हम टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं, अगर हम किसी भी बर्फ़ को लें और उसे हम डालें कहीं रखें धूप में, तो पिघलेगी ना, पिघल के उसकी शेप थोड़ी तो चेंज होगी, तो टेम्परेचर से हम चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फ्रॉम वाटर, तो ये हमें मैंने बताया था मेन किस लिए बताया जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए बताया जा रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे होकर चेंज हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट।
और हमारे आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी दे रखा है 273.6 के 0 सेल्सियस। ओके, समझ गए। बहुत लोड लेने वाली बात नहीं है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में अगर कोई चीज़ टेम्परेचर के द्वारा सॉलिड टेम्परेचर में लिक्विड बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसमें एक टॉपिक और आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सबसे पहले हमें लैटेंट हीट समझना पड़ेगा। लोग लैटेंट हीट को हम एक टाइप से कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा, क्या कह सकते हैं, हिडन हीट। लैटेंट हीट को हम कह सकते हैं हिडन हीट, छुपी हुई हीट। अब हम एक मान लो, अगर हम एक बॉयल के अंदर एक बर्फ़ को रखते हैं, ऊपर टेम्परेचर थर्मामीटर रखते हैं, नीचे से आग जला देते हैं, नीचे आग जले, ठीक है, कलाकारी पे भी मत जाओ। तो जो बर्फ़ है ना वो पिघलना अभी स्टार्ट नहीं करेगी, बीच में ना वो मतलब उसके पिघलने का जो पॉइंट है वो आ जाएगा, पर वो पिघलेगी नहीं। तो मतलब कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, उतना ही रहेगा थर्मामीटर में भी। क्यों? क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व कर रही होगी। ऑब्जर्व क्यों करेगी हीट को? क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं उसके पार्टिकल, तो वहाँ से हीट लेगी और अपने पार्टिकल को काटेगी ताकि वो थोड़ा लिक्विड बन सके। लिक्विड कैसे बनेगी? जब उसके अंदर थोड़े कम पार्टिकल होंगे, है ना। पार्टिकल को मारेगी तभी तो वो लिक्विड बन पाएगी। तो वो गैस लेती है जिसे हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। वो जो वो गैस लेती है पार्टिकल्स को मारने के लिए उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। तो लैटेंट हीट फ्यूज़न क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न साफ सीधी बात है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 kg सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड नॉर्मल एटमॉस्फेयर, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 1 किलो सॉलिड। फ्यूज़न का मतलब क्या है? फ्यूज़न का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, उसे हम फ्यूज़न कहते हैं, है ना। कुछ चेंज हो रहा है 1 kg लिक्विड, 1 kg सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो जिस मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। हम बता दें एक पॉइंट होता है जिस पर वो रुक जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओ, तो समझ में आया। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़न समझ में आ गया। लैटेंट हीट, हिडन हीट, हिडन हीट, ठीक है, हिडन हीट हो गई। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? अमाउंट ऑफ 1 kg, 1 kg जो चेंज हो रहा है जिस पॉइंट पे, पॉइंट चेंज इन लिक्विड, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? 1 kg सॉलिड है ये, सॉलिड 1 kg सॉलिड जो जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है लिक्विड में उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, आप पूरी लिखना। अब आते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हैं, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? भाप बनना। ठीक है, तो और थोड़ा सा मजाक मस्ती के साथ स्टार्ट करें, करते हैं भैया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं होता भैया, साफ सीधी सी बात है, जो बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन है, द टेम्परेचर विथ लिक्विड बॉयल फ्रॉम वेपराइजेशन स्टार्ट बॉइलिंग पॉइंट, ख़त्म बात। ठीक है, जिस पॉइंट पर बॉयल होता है लिक्विड और गैस बनने जाता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ख़त्म बात। वही था ना, जिस पॉइंट पे लिक्विड गैस बनता है, जिस पॉइंट पे लिक्विड, जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और जिस पर लिक्विड गैस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट भी देखा है 373 के। ओके, चलिए इसका एक और टॉपिक होगा हमारा भी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हमने लैटेंट हीट ऑफ क्या पढ़ा था? फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या था? चेंज होना सॉलिड टू लिक्विड। पर वेपराइजेशन क्या है? चेंज होना लिक्विड टू गैसेस, ख़त्म। ठीक है, बस एक अमाउंट, एक अमाउंट, 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में कितनी हीट लगेगी, उस हीट को हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg को अगर
मान लो 1 सेल्सियस या 1 जो भी डिग्री हो, उसकी हीट लेनी पड़ रही है, तो उस हीट को हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बस समझ में आ गया ना। एक मिनट को, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और लिखवाता हूँ मैं तुम्हें। उफ, रुको ज़रा। तो लैटेंट हीट ऑफ, एक मिनट रुकिए ज़रा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड टू गैस, और मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड टू लिक्विड। बिल्कुल मेरी राइटिंग को मत जाना, इस पर लिखा नहीं जाता है मुझे से, फिर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ओके, और इस बॉइलिंग पॉइंट में क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट में आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, प्राइजेशन, और लेटेंट हीट ऑफ, इसमें क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट में आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कहता है, वो कहता है सॉलिड स्टेट को अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो उसको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, मेल्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वहीं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना है तब भी हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको गैस में चेंज होना है, हीट में चेंज होना है। ठीक है, तब ये कैसे पता चलेगा भैया, ऐसे पता चलेगा, सॉलिड को लिक्विड में हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ये डायग्राम है एक तरह का। सॉलिड में चेंज होने के लिए लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड हीट करना ही पड़ेगी, टेम्परेचर होगा तभी वो हो जाएगा। ठीक है, और लिक्विड टू गैस हीट, पर अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर गैस स्टेट को अगर सॉलिड में चेंज होना है लिक्विड को, तब भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एक डायग्राम है। ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड हीट, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस हीट, गैस कन्वर्ट टू लिक्विड कूलिंग, गैस वो लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड कूलिंग। ठीक है, और मेन पॉइंट सबके मैंने पॉइंट दे रखे हैं, कितने सेल्सियस में क्या होगा। ठीक है, सॉलिड को आइस बननी है, मतलब वाटर को आइस बनना है तो 0 सेल्सियस चाहिए होगा। लिक्विड वाटर को लिक्विड कह रहा हूँ, लिक्विड का क्या है 25 सेल्सियस, स्टीम का क्या है, गैसेस का 100 सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सब्लिमेशन क्या होता है भैया, ये जान लो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भैया ये तो, बात है ना, है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब कैसे ये देख लेते हैं। The change of solid direct to vaporize, heat and vaporize into the cooling without passing through invertible gas state is called sublimation। बस इसकी सिंपल कोई डेफिनेशन हो सकती थी, पर मैंने ये लिखी ताकि पूरा अच्छे से समझ में आए ना। देखो, कोई भी चीज़ जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, एक सॉलिड है एक आइस है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड बिना लिक्विड हुए गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड बिना लिक्विड में हुए गैस में कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट। वैसे बताया ना, पहले लिक्विड सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसे चलता था। पर जब वो डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहेंगे सब्लिमेशन कहेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या हो गया, कपूर, ड्राई आइस, सुना होगा ना। ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस है सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आ जाता है, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ये भी तो कह सकते हैं, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू, इनटू के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी एक और बात समझ में आई। अभी तो हमने दो चीज़ें करी, क्या चीज़ें करी भैया, कि हमने पढ़ रहे थे कि हम क्या सॉलिड को चेंज कर सकते हैं, उनके शेप को चेंज कर सकते हैं फिजिकली। तो दो तरीके थे फिजिकली चेंज करने के, एक था टेम्परेचर और एक है प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर में दो चीज़ें थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हैं। तो अब आ रहे हैं सेकंड पर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे हम करेंगे,
तो इस कंप्रेस टू द गैस सिलेंडर डायरेक्ट, अब कैसे कर सकते हैं भैया, अगर हम उस पर प्रेशर लगाएं तो सिलेंडर की वो शेप ले लेता है, शेप ले लेगा। हम जो है उसको लिक्विड कर सकते हैं। अब कैसे भैया, गैस जो है, गैस को हम सिलेंडर के अंदर भरेंगे तो उसके पार्टिकल थोड़े क्लोज हो जाएंगे। क्लोज पार्टिकल किसके होते हैं, क्लोज पार्टिकल तो लिक्विड के होते हैं तो इस वजह से हम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं प्रेशर से। प्रेशर से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो लिक्विड को सॉलिड कर सकते हैं। अब भैया कैसे करेंगे, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। किसी वो ठंडी जगह देखिए ना जहाँ पर गर्म पानी फेंकते हैं वो एकदम से बर्फ़ बन जाता है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आते मेन चीज़ पे। इस टेबल को तो रामबाण की तरह रट लो इस टेबल को रामबाण की तरह। इसमें से सिर्फ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये कहता क्या है, साफ सीधी बात ये कहता है कि जो लिक्विड है, जो सॉलिड है, सॉलिड को अगर लिक्विड होना है तो उसे मेल्ट होना पड़ेगा। सॉलिड को लिक्विड होना है तो मेल्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और लिक्विड का अगर गैस होना है तो इवेपोरेशन होना होगा। इवेपोरेशन हमने पढ़ा है ना, नीचे नदी बह रही है, ऊपर बादल हैं, इधर से सन की रोशनी आ रही है, हीट से जो वेपोराइजेशन हो रही है वो बादलों के अंदर जा रही है, वो बादल कहीं और जाके बरस रहे हैं, वो वाला वेपोराइजेशन। ठीक है, और फिर जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज होगा तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में बताया था ना, हम दोनों चीज़ों को सब्लिमेशन कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, दोनों को हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है तो हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा करें तो गैस को अगर लिक्विड होना तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और इसे हमें लिक्विड को अगर हमने सॉलिड में करना है तो क्या करना होगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करना होगा लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड अगर सॉलिड बनना चाहेगा तो फ्रीजिंग, और अगर गैस अगर लिक्विड बनना चाहेगा तो कंडेंसेशन, और ये डायरेक्ट सॉलिड बनना चाहेगा तो सब्लिमेशन। ठीक है, ये ट्रायंगल याद रहेगा। इवेपोरेशन, इसकी तो हमने बात कर ली। सरफेस फिनोमेना, लिक्विड चेंज टू वेपोराइजेशन इज मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। बॉइलिंग पॉइंट से जो भी वेपोराइजेशन होती है उसको हम क्या कहेंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। एक सरफेस का एक फिनोमेना है, लिक्विड डायरेक्ट जब वेपोराइज होता है, लिक्विड जब गैस बनता है, वेपोराइज में मतलब गैस बन रहा है ना, जब गैस बनता है तो क्या होता है, वेपोरेशन हो रहा है, ख़त्म बात। एनी टेम्परेचर इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नॉट सॉलिड, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आ जाते हैं फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन मतलब क्या है, सुखाना किसी चीज़ को एक तरीके से। अगर तुम किसी गर्म चीज़ के अंदर पानी डालोगे तो वो सूख जाएगा एकदम से। ठीक है, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो तो नीचे लिख देना आप कमेंट में। तो फैक्ट इफेक्टिंग इवेपोरेशन किस तरीके से करता है, तो मैं इवेपोरेशन जो है ना 4 चीज़ों पे डिवाइड करती है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड सिस्टम। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया है, अगर तुम इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें कि अगर तुमने कपड़े उतारे, ठीक है, अगर तुमने कपड़े धोया वो तुम उस कपड़ों को एक ही बाल्टी के अंदर घुचू करके रख दोगे तब वो जल्दी सूखेंगे, या फिर उन कपड़ों को अच्छे से आराम से फैलाओगे तब वो अच्छे से सूखेंगे। जब फैलाओगे, जब सरफेस एरिया ज़्यादा करोगे तो वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्या होगा भैया, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, मान लो अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो सूरज ज़्यादा तपेगा, ज़्यादा गर्मी भेजेगा, गर्मी वाले दिन में ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे, है ना, क्योंकि गर्मी पड़ रही होगी, हीट पड़ रही होगी, है ना। और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से क्या होता है, ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि इवेपोरेशन जो है डाउन होती है। हाँ जी, डाउन होती है इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी से। जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है उससे ना एवेपोरेशन लेस होती है। ठीक है, लेस इवेपोरेशन होती है। कैसे, अगर ह्यूमिडिटी कहते हैं, अगर हवा में ही पानी होगा, ये कपड़े सूख रहे हैं हमारे,
अगर जो हमारी हवा आ रही है उसमें भी पानी की बूंदें होंगी और हमारे कपड़ों में भी पानी की बूंदें होंगी, तो वो हवा आते आते हमारे कपड़ों पे और पानी की बूंदें छोड़ जाएगी, तो हमारे उससे तो लेस इवेपोरेशन होगा ना, फिर लो इवेपोरेशन होगा। आप विंडो से क्या भैया, तेज़ हवा चलेगी तो अपने आप ही कपड़े सूख जाएंगे आराम से। हवा चलेगी, ये रहे कपड़े, हवा चली और अपने साथ पानी की बूंदें भी उड़ा के ले गई। ठीक है, इसको अगर मैं कहूँ समराइज़ करूँ तो आप करवाना चाहोगे? बहुत आसान है, अभी कर देता हूँ, रुके ज़रा। तो ये देखिए मैंने आपके लिए सिंपल सा चार्ट बना दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ में नहीं मिलेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा, वो इवेपोरेशन घटेगा, विंड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इस साइड जो है इवेपोरेशन लिखा हुआ है, इस साइड जो है इवेपोरेशन मिले लिखा हुआ है, इस साइड फैक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेकेंड, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से हमें कूलिंग होती है, इवेपोरेशन से ठंडा लगता है भैया। ये कैसे पता करेंगे भैया, तुम आए हो गर्मी में बाहर से तप के खेल कूद के, तुम्हारे ऊपर पसीना है, तुम जाके कूलर के आगे बैठ जाओ, तुम्हें एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पसीना होता है ना वो तुम्हारे अंदर की हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, तुम्हारे अंदर जितनी भी हीट होती है ना वो पसीना ऊपर से ऑब्जर्व कर लेता है और बाद में उड़ जाता है उसे ऑब्जर्व करके हीट से। इसी वजह से अगर अगर तुमने देखा हो, इसी वजह से बहुत तरीके से हमारे अंदर कूलिंग आती है। जैसे मैंने अभी बताया एक तरीका तो वो हो गया है, पेट्रोल डालते हो तुमने कहीं देखा होगा, पेट्रोल का तुम हाथ पर डालोगे ना तुम्हें कूलिंग कूल सा लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि वो पेट्रोल भी तुम्हारे अंदर की हीट ऑब्जर्व कर लेता है ना? ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गया कैसे होती है हीट ऑब्जर्व। अब ये देखिए, ये कुछ उसका माइंड मैप है। देखिए इतनी चीज़ तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इतने को और हम कर लेते हैं। मैटर कैसे बना होता है? मैटर बना होता है मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल। ठीक है, फिजिकल नेचर के पर क्या है, मैटर जो है मैटर कंटिन्यूसली मूविंग करता है, मैटर के पास जो है स्पेस होता है उनके बीच में और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बाकी माइंड मैप की तरह समझे। चेंज द स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर। टेम्परेचर से कैसे? इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड चेंज टू वेपर्स में चेंज हो जाएगा, है ना? और इवेपोरेशन में क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? टेम्परेचर बॉयल होगा, है ना? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट पता चलेगा लेटर। इसमें हम समझा चुके हैं सब चीज़, ठीक है? वैसे तो ये समझ लो कि लिक्विड जो स्टेट चेंज होती है वो दो तरह से होती है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर में क्या क्या आता है? टेम्परेचर में दो तरह की चीज़ आती है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट। और क्या आता है? तीन चीज़ें आती है, और सब्लिमेशन। और क्या आता है? फ्यूज़न ऑफ मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग में क्या आता है? फैक्ट। इवेपोरेशन में आता है कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? फ्रीजिंग होगा, कंडिशेशन कंडेंसेशन होगा। ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। ओके, अब भैया ऐसा यूनिट भी तो पता कर लें। नहीं नहीं, टेम्परेचर की पास करनी होती है, घबराओ मत, मैच करेंगे। मैच द फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन द कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरी बहुत कच्ची है ऐसा यूनिट, आप देख लेना मैंने सही बताई हो तो। मैंने सही बताई है। देखो, पास जो प्रेशर की होती है वो होती है पास्कल। ठीक है, प्रेशर की होती है पास्कल। अब आप ये कब पढ़ोगे? ये आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, आई थिंक ग्रेविटेशन चैप्टर में है ना पास्कल वाला टॉपिक। हाँ हाँ, ग्रेविटेशन में है ना, थ्रस्ट एंड प्रेशर। हाँ, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे तुम, ग्रेविटेशन में पास्कल कैसा यूनिट पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, और टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या है? केल्विन, सबको पता है। डेंसिटी कैसा यूनिट है? किलो पर क्यूब मीटर।
वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर। ठीक है, हो गया था कन्फर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कन्वर्ट टू द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल। अब इनको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। हेलो, सब ठीक है। चलिए हम अब चेंज करना सीख लेते हैं। तो देखो, और जब भी हमें केल्विन बनाना होगा, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम सेल्सियस में क्या कर देंगे, सेल्सियस में कितना प्लस कर देंगे, सेल्सियस में 273 प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो साइड में करके देखते हैं। 250 में अगर हम 273 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3, 7 और 5, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5, क्या हो गया 523 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर में जवाब देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आते हैं सेल्सियस में कन्वर्ट करने पे। ठीक है, सेल्सियस में क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 273 सेल्सियस माइनस करना है। ठीक है, अगर हमें से सेल्सियस बनाना है, हमें सेल्सियस बनाना है, तो केल्विन में से क्या माइनस करना है, 273। तो 293 में से 273 को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, 20 सेल्सियस, 20 सेल्सियस। और ये क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। थैंक यू। देखो कितनी जल्दी हमने कर लिया चैप्टर। ठीक है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस रुक जाओ, रुको। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखवाता हूँ, इसके भी लिखवा देते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी। फिर है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्रिपरेशन। इसका मेन पॉइंट हो सकता है कि ये कूलिंग क्यों करता है, कैसे कूलिंग करता है। और अब मैटर चेंज स्टेट्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, प्रेशर और टेम्परेचर सारी इसी में आएंगे। केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, ये आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर ही आएगा। आए आपके यूनिट टेस्ट में या फाइनल में आए या किसी में भी आएगा तो ज़रूर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पता होनी चाहिए, और स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए। स्टेट्स से लिंक्ड है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको राइटिंग समझ में आ जाए तो ले सकते हैं, या आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। तो इसी बात पे हम चलते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसकी सेकंड चैप्टर पे आएगी। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड इसकी पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और होमवर्क के आंसर देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग।